नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैसिव लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज जो ये वीडियो है बेसिकली ये जो अभी टेस्ट कंडक्ट कराया गया था आपका संडे में, ठीक है। जो मॉक टेस्ट था ये मॉक टेस्ट नंबर 3 था और इसका जो पैटर्न था वो आपका SSC CHSL लेवल का था, ठीक है। पैटर्न रखा था SSC CHSL और यू कैन से CGL, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ये तो CGL लेवल है, CHSL लेवल। मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो भी CGL का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी या किसी भी SSC से रिलेटेड किसी भी फॉर्मेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सबको मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि SSC के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो आपके मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग हो या कोई भी इंग्लिश हो या कुछ भी। अगर आप SSC से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ 2020 तक, जब तक वो CET लागू नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट ये सभी फॉर्मेट वाले एक दूसरे में जो आने वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, कोई भी ऐसा ना समझे कि नहीं ये तो स्पेसिफिकली CHSL के लिए बना है, ये इसके लिए बना है तो मैं क्यों दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जो क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ वो जो आपका टेस्ट हुआ, तो जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया है और जिन लोगों ने नहीं भी दिया है तो वो भी क्वेश्चंस का तरीका देखें कि कैसे, अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आता तो आप उसे कैसे ऑप्ट करते, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं अटैम्प्ट किया है या पेपर नहीं दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पेपर को पहले कर सकते हैं और फिर इस पूरी वीडियो को देखें कि कैसे वो मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में एक्चुअली में आपको कौन सा वाला मेथड फॉलो करना चाहिए था, सो दैट आपका टाइम प्लस आपकी कैलकुलेशन दोनों बचता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखो आपके जो क्वेश्चन थे वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज थे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे। तो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखो ABC का जो सैलरी का रेशो है, मतलब तीन लोग हैं ABC, उनका सैलरी का रेशो दिया हुआ है, क्या है 1, 3 और 4। अभी क्या बोला कि अगर सैलरी को यहाँ से 5% बढ़ा दिया जाए इसका, और इसका 10% बढ़ा दिया जाए और इसका 15% बढ़ा दिया जाए, तो इन्होंने पूछा है कि बताइए इनका सैलरी का रेशो फिर क्या होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जो बिना किसी टेंशन के एकदम से आंसर आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखो अगर ये रेशो में है 1:3:4, तो क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि A जो है वो 100, 300, 400 लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनका रेशो निकालोगे तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो बात बराबर रहेगी। तो मैंने इसको 100, 300, 400 मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना मेरे को आसान रहेगा। तो जैसे 100 का 5% अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो 105 होता है, प्लस 5% करते ही 300 का 10% निकालूं तो 330 होगा, क्योंकि प्लस 10% क्या होता है 10% इसका 30 हो जाएगा। और 15% अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10% होगा 40 और 5% 20, 60, यानी कि 460 होगा। तो देखो ये परसेंटेज में कैसे निकालता हूँ, ये फास्ट आपको आना चाहिए। मैं आपको एक बार जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनको सिखा देता हूँ। देखो जब भी आप परसेंटेज निकालो, सपोज 10% आपको निकालना है किसी भी नंबर का, तो जैसे कोई 300 दिख रहा है ना, इस 300 का लास्ट वाला जीरो छिपा लो, वो उसका 10% होता है। जैसे 400 का 10% निकालना है, इसका लास्ट वाला जीरो छिपा लो, वो उसका 10% होता है। जैसे सपोज 15 निकालना था तो 10% क्या हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। और अगर 5% निकालूंगा तो 5% इस 40 का आधा हो जाएगा, दोनों को मिला दूंगा तो 60 हो जाएगा, और 60 है 15%, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, बिना किसी मतलब लिखे हुए आप मुंह जबानी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनका रेशो पूछा है नए वाले का, तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सब 5 से कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अंक 30, 5 अंक 30, 5 नम 45, 5 दूनी 10। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है। अभी आप ऑप्शन चेक कर लो, आपके 21, 66 और 92, ऑप्शन नंबर B यही आपका आंसर है। तो बिना किसी टेंशन के आप इसे विदिन 20 सेकंड सवाल को कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोला है कि अरुण के जो मार्क्स हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, कोई बंदा है उसके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो नंबर है वो 170 है, ठीक है। अगर उन दोनों सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का जो अंतर है वो 10 है, तो उनके मार्क्स का रेशो बताना है। मतलब आपको अनुपात ज्ञात करना है इंग्लिश और मैथ्स का। तो देखो जब भी कभी आपको ऐसे दे जाए ना कि प्लस और माइनस की वैल्यू दे, तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में जो दे रखा है उसे ऐड करके हाफ कर दो। तो 170 और 110 को मिलाओगे 180 हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे 90 हो जाएगा। तो ये जो 90 निकल के आता है ना, सीधा ई की वैल्यू आती है। अगर ई 90 है तो एम जो हो जाएगा उसमें 90 में क्या जोड़ू कि 170 आ जाए, 90 में 80 जोड़े, एम ये आ जाएगा। तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 9:8। यही आंसर है 52 का, ठीक है। तो 52 का बी ऑप्शन है, 52 का बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखो यहाँ फास्ट करेंगे क्योंकि ये आपकी यूजुअल क्लास नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिकली पेपर का जो लिंक दिया है उसे या तो अटेम्प्ट करते हैं, जिन्होंने टेस्ट पेपर दिया था उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा।
आप ऐसे ज़बरदस्ती देखोगे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको या तो पूरी वीडियो क्लासेस जो अवेलेबल है एग्जिस्टिंग वो देखनी पड़ेगी, या फिर आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे या कहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहे थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जो है वो 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो देखो बना लेते हैं, सपोज 100 रुपये का था तो 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि वो कितने का बेचेगा, 115 का बेचा होगा। ठीक है जी। उसने बोला अगर वो उसे 25% कम पे खरीदता, तो 100 की जगह 25% कम पे खरीदता, मतलब 75 पे खरीदता। ठीक है जी। फिर क्या बोला, और उसे कितने का, देखो 600 रुपये कम का बेचता। तो ये 600 रुपये कम का बेचता को एक बार इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, अगला पढ़ो। उसने बोला तो उसे कितने का फायदा होता, 32% का। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ। देखो 75 का 32% निकालने से पहले आप 32% को यहाँ लिख लो, 32%। तो सोल्व करोगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखो 8/25, इसका मतलब क्या है, 25 पे 8 की बचत हो रही है। 32% यही मतलब है ना, 25 पे ये हमेशा टोटल होता है नीचे वाला, और ऊपर जितना भी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मैंने कितनी बार सिखा लिया आपको परसेंटेज में। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट लॉस कराऊंगा तब भी बताऊंगा। जो नीचे वाला होता है टोटल होता है, और ऊपर घटना या बढ़ना होता है। तो 25 पे 8 की बचत हो रही है, आपको 75 पे चेक करनी है, तो नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 कर दो, यानी कि 24 की बचत हो रही है 75 पे। तो बस यही करना है, यानी कि ये आपने निकाल दिया, 24 ऐड कर दो इसमें। तो ये जगह 5 4 9 7 8 2 9। अब देखो 115 से 99 में आने में कितना घटा, 15 ये और 16 की क्या बोलते हैं, 16 का उसे बेसिकली 600 रुपये। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है कि वो 600 रुपये कम में बेचता, लेकिन उसने कितने कम में बेचा, 16 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 16 की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर दे रखी है। और आपसे पूछा बताइए उसका परचेज प्राइस, यानी कि परचेज प्राइस मतलब ये पूछा, 100 की वैल्यू पूछ रखी है। तो 16 की 600 है, 100 की कितनी होगी, सॉल्व कर लो। ये 4 चौक 16, 4 एकम पंजे 20, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750 रुपये आंसर होगा। देख लो, चेक कर लो, ए ऑप्शन है इसका। ठीक है भाई, 53 का ए ऑप्शन हो गया। जिनको देखो ये समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो जब प्रॉफिट एंड लॉस, अभी आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूंगा मैं उसका, तो उसकी जब आप वीडियोस कंप्लीट देख लोगे तो आपको ये तरीके समझ में आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो मैथ्स में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको पहले इत्मीनान से सारी वीडियोस देख के समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप एक्चुअल पेपर में बहुत फास्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट हो जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो यहाँ पे बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट दे रखी है आपको। तो हमें पता है हाइट किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल या हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसे, उसकी हाइट हमेशा √3/2 ए होता है। ए मतलब उसकी साइड। ठीक है, तो ये बराबर किसके दे रखी है, 4√3 के। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। पूछा क्या है, रेशो पूछा सर्कम सर्कल टू द एरिया ऑफ। देखो इसने क्या पूछा है, इस जो अंतर्वृत्त और परिवर्त, देखो इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा है, मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में जो लिखना चाहिए सर्कम सर्कल की जगह इन सर्कल आएगा। इंग्लिश वाले ठीक कर लेना, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेशो पूछ रहा है। इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेशो पूछा है। मैं समझाता हूँ क्या पूछ रहा है। देखो सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये इसकी हाइट होती है, जो हाइट होती है ना, ये हमेशा √3/2 ए होती है। अगर पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये ए है, ए है, ए है, तो ये √3/2 ए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है ना जी, इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। ये जो सेंटर होता है ना, अगर आप इसके अंदर सर्कल बनाओगे तो इसे ये अंत्यवृत्त वाला सर्कल बनेगा, और बाहर बनाओगे तो ये बनेगा जो सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो इसने पता क्या पूछा है, इसने पूछा इस आर की, छोटे वाले आर की और बड़े वाले आर की, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो पूछा है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा भी बेसिक्स पता होंगे या फिर थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं समझाता हूँ। इन्होंने पूछा एरिया पूछा है, हमेशा आर और आर का रेशो ना बिना कैलकुलेट करे, यहाँ पे जो डेटा दे रखा है ना, ये जो ए बराबर 8 दे रखा है, इसका कोई सेंस नहीं है। ए की वैल्यू कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आर और आर का रेशो हमेशा 2:1 होता है। और जब एरिया का पूछेगा तो एरिया पता है आपको, बाहर वाले का πr² हो जाएगा, इसका पाई स्मॉल r² हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि एरिया का रेशो r² यानी कि 4:1 हो जाएगा। आंसर आया समझ में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो देखो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो आपको तभी पता होगा जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी या आपने पढ़ रखा होगा कहीं से अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 जो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अभी ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, इसकी भी आप कुछ क्लासेस जब तक नहीं लोगे, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप इसमें बहुत टाइम लगाओगे। बहुत लोग तो इसे छोड़ देते हैं कि यार बहुत कैलकुलेटिव है, नहीं होगा। देखो इसमें क्या पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। इसने पूछा
परसेंट बताना है कि 1981 से लेके मतलब 1971, क्या पूछा सीधा सा कि जो 1971 का जो साल है इस दशक से लेके 1981 में कितना प्रतिशत का बदलाव आया पॉजिटिव में, वो निकालना है। तो देखो अब 1971 का डेटा क्या दे रखा है 54.80, क्या दे रखा है 54.80, और 1981 का क्या दे रखा है 68.40, प्रतिशत का बदलाव पूछा। अभी देखो ऑप्शन भी बड़े खतरनाक से दे रखे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बिना कैलकुलेशन के आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ 54 और इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का मुझे अंतर बता दो। देखो अगर इस 40 में से आप इसे घटाओगे तो 0 चला गया, 14 में से 60 गया, 6 गया, एक तो क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे ना, यहाँ 7 में से 4 गया, 3 गया, ठीक है, यहाँ 6 में से 5, यानी कि अंतर आ गया 13.60, अंतर आ गया 13.60, इसे सब निकाल लेंगे। अब ये पूछा ये जो 13.60 है ना, ये बेसिकली 1971 के कंपेरिजन में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 13.60 बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 13.60 बढ़ा। अब प्रतिशत निकालने का कितना आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो ऑप्शन कैसे निकालोगे, देखो आप देखो मैंने अभी समझाया था आपको कि जो 54.80 है, अगर आप इसका सीधा सा देखो, अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 10% होता है जहाँ पे नंबर है ना उससे अगली डिजिट पे पॉइंट आ जाता है, यानी कि वो कितना हो जाएगा 5.4, यानी कि 5.48 हो जाएगा, 10% इतना हो जाएगा। तो ये 5.48 का अगर मैं दुगना कर दूं तो ये हो जाएगा 2 × 16, 2 × 4 = 1 9, 2 × 5 = 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20% की जो वैल्यू है वो 10.96 है। यानी कि जो मेरा ऑप्शन है ए, ये भी नहीं हो सकता, और एक 16.7 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा बढ़ोतरी है वो 10.96 से ज़्यादा है, वो कितना है 13.60 है। तो मेरे दो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब बचा 22.9 और 24.8। तो देखो कैसे निकाल सकते हो फटाफट। अब आप एक बात बताओ, अगर 10% इतना है तो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ, 1% कितना होगा, 1% होगा 0.54, यही होगा। तो अगर मैं इसका सीधा, अब क्या करो, सीधा सा इसका 3 कर लो। अगर आपने 3 इससे कम आ गया, अगर 3 इसके बराबर, देखो 3 करके देखो, 3 दोनों तरफ कर दिया तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16, 1.62। जैसे ही 1.62 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ जोड़ो, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है, ये होगा 8 और ये हो जाएगा 9 6 15 और 10 11 1 12, 12.58। आपने देखा, यानी कि 10 20 में 3 और जोड़ोगे, यानी कि 23% की जो वैल्यू आ रही है वो 12.58 आ रही है, लेकिन आपको दिख रहा है वो 13.60, यानी कि 23 से भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी भी खत्म होगा, सी आंसर है सीधा सा। देखो मैं तो इसे ऐसे कैलकुलेट करता, बहुत लोग इसे पता नहीं कैसे भी करें। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें पता किसे समझ में आएंगी, ये उसे समझ में आएंगी जिसका कैलकुलेशन पे थोड़ी कमांड होगी। जब मैं कैलकुलेशन की कुछ क्लासेस डालूंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें फास्ट होती हैं। प्लस आप परसेंटेज की सारी वीडियोस देखो अच्छे से, तब आपको दूसरा क्या है, जब प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी क्लास आएगी तो वो आपको देखना पड़ेगा। उन सबका कॉम्बिनेशन मिला के आपकी ये जो स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो कुछ लोग इसे कैसे करते हैं परसेंटेज निकालने का, भाई 13.60 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 54.80 पे, और इंटू 100। तो क्या ये आसान है कैलकुलेट करना, या फिर ये जो तरीका है सोचने का ये आसान है? ये आसान उसे लगेगा जिसके भाई थोड़ी सी कमांड होगी, 10% कैसे फटाफट निकलता है, 1% कैसे फटाफट निकलता है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो भाई इसको 13.60 को 54.80 से बैठ के करते रहो डिवाइड आराम से, ठीक है, बहुत लोग आगे निकल जाएंगे तुमसे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 24.8, सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखो 56 भी बढ़िया है। इसमें पूछा कि, देखो इसमें यह पूछा कि किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे आप देखो कितने ईयर आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी देखो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आपको कैसे फटाफट करना है। 1931, 1941, 1951, और यह है 61, और यह है 71, और यह है 81। देखो क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि जब 31 से 41 में आया तो जो परसेंटेज बढ़ा होगा कुछ, फिर इसमें कुछ बढ़ा होगा, फिर इसमें कुछ बढ़ा होगा, इसमें कुछ बढ़ा होगा, इसमें कुछ बढ़ा होगा। इनमें से पूछ रहा है कि कौन से वाले की प्रतिशत बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा है। तो देखो इसे आप मुजबानी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 1931 से 1941 के बीच का अगर आप अंतर चेक करोगे तो पहले पॉइंटों को छोड़ दो, सीधा सीधा देखोगे तो 4 का अंतर आ रहा है। और 1941 से 1951 के बीच में देखोगे तो मोटा मोटा चेक कर रहा हूँ मैं, ये 5 का अंतर आ रहा है, 5 का आ रहा है। और 1951 से 61 के बीच में देखोगे तो लगभग 7 का अंतर आ रहा है। और 61 से 71 के बीच में देखोगे तो आप 11 का अंतर आ रहा है। और 71 से 81 के बीच में देखोगे तो 54 और 14 का अंतर आ रहा है। अब आपको इन नंबर से कैसे पता लगेगा, देखो ये 4 का अंतर किस पे आ रहा है, 27 पे आ रहा है। तो 4 का 4 7 28 के करीब, तो यानी कि 1/7 के करीब आ रहा है ये। अगर ये 5 का अंतर देखोगे तो 5 31 पे आ रहा है, यानी कि 1/6 के आसपास है ये। अगर इसका चेक करोगे 7 का, तो ये किस पे, 7 पंजे 35, 1/5 के आसपास है।
अगर 11 का चेक करोगे तो 11 का 44 पे 1/4 है, और अगर आप 14 का चेक करोगे तो 14 6 84, 14 3 42, 14 चौका 56, यानी कि 14 चौका 56, 1.3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये आ रहा है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन से नंबर का प्रतिशत वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, बताओ कौन से का होगा। भाई इसका 20 हो जाएगा, इसका आपको पता है 16 सही 2/3%, इसका आपको पता है 14.28%, और इसका आपको पता है 25%, और इसका आपको पता है 33.33%। तो भाई सिंपल सा प्रतिशत आ गया निकल के। तो कौन से वर्ष का उसके पुराने वर्ष की बढ़ोतरी में ज़्यादा है, दिख गया ना से साफ साफ। तो ये देखो तरीके हैं यार, आप जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो ये वाला हो गया। जरूरी नहीं कि आप ये सारी एक एक एक्चुअली में चीज़ों को घटाओगे, घटा जोड़ के देखोगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तरीके आने चाहिए भाई, ये सब आएंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, परसेंटेज की सारी क्लास देख के आपने बढ़िया नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला कि एक किसी लड़के के पास कॉइन्स हैं और कॉइन्स का डिनोमिनेशन दे रखा है, ये 50 पैसे हैं और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, और नंबर दे रखा है कॉइन्स का जो रेशो है, यानी कि 1:2:3 ये दे रखा है। उसने बोला अगर इन्हें टोटल इनकी अमाउंट मिलाए, मतलब इनकी वैल्यू अगर मिलाए ना, तो वैल्यू की जो दे रखी है ना, वैल्यू मतलब जितने कॉइन्स है अगर उनकी टोटल करके देखें अमाउंट, तो वो 6.50 के बराबर आता है। तो बता रखा, तो पूछा 10 पैसे वाले कितने होंगे। तो देखो वैल्यू निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपके पास सपोज 50 पैसे का एक कॉइन है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इधर लिखता हूँ मैं, उसकी वैल्यू होगी 0.5, यही तो होगी ना। या मैं पैसे में लिखूँ तो उसकी वैल्यू 50 पैसे होगी, अगर एक कॉइन मैंने माना है। अगर दो कॉइन 25 पैसे के होंगे तो 25 दूनी 50, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अगर 10 पैसे के 3 कॉइन हुए तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 पैसे, और वैल्यू मिला के किसके बराबर हो जाएगी, 6.50 के। तो टोटल कर दोगे हो जाए 50, 100, 130 पैसे, यानी कि मैं इसे 1.3 लिख सकता हूँ, 1.3 लिख सकता हूँ ना। अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो 1.3 की वैल्यू 6.5 के बराबर, तो एक की वैल्यू 5 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 5 के बराबर है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर, बस आंसर। तो 10 पैसे के कितने कॉइन है, 10 पैसे के 15 कॉइन है, ऑप्शन बी आ जाएगा। तरीका आने चाहिए भाई। देखो ये चीज़ें तब आएंगी आप, अभी जैसे ये वाला जो टाइप है ना, ये आप कैसे समझोगे, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की जब क्लास होगी ना आपकी, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपकी तीसरी या चौथी क्लास में ये चीज़ कवर कराई जाएगी, ठीक है। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखो 58, इसमें क्या बोला है कि मतलब कोई धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर, 58 में क्या बोल रहा है कि मतलब किसी धनराशि को 4% अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर देता है कोई बंदा 1 साल के लिए, तो जो धनराशि है ना वो 7803 रुपये हो जाती है। तो बताइए कितने पैसे उसने, मतलब कोई पी अमाउंट था, उसने उसे हाफ ईयरली पे कितने प्रतिशत पे, 4% पे 1 साल के लिए दिया, 1 साल के लिए दिया, तो वो जो अमाउंट है वो 7803 हो जाता है। तो उसने पूछा ये बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। तो इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, जो लोग मेरे से पढ़े हैं, जिनको पता है थोड़ा बहुत, वो इसे कोरिलेट करेंगे, जो नहीं जानते उनको बताता हूँ। देखो जब भी अर्धवार्षिक देगा तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो रेट होता है वो हाफ हो जाएगा, 4 की जगह 2% हो जाएगा। जब इसका आप इफेक्टिव रेट निकालोगे तो वो आ जाएगा 2 + 2 और +2 × 2/100, यानी कि सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.04%। तो देखो ये 4.04% जो है ना, ये बेसिकली हमें ब्याज मिलता है, ये चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया मैंने। तो देखो अमाउंट किसके बराबर होगा, 104.04 के बराबर, उसकी वैल्यू दे रखी है 7803, और आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो उसको सोल्व करके सीधा आंसर निकाल लो। देखो ये आराम से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताता हूँ मैं आपको। इसको आप ना सीधा कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 780300, और यहाँ से ये पॉइंट हटके जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना 100 और आ जाएगी, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 10404, ठीक है भाई। अभी देखो आप इसे ना सीधा 7 टाइम अगर आप इसे सॉल्व करो, देखो जैसे अगर आप इसे यहाँ लिखो तो सीधा आंसर आएगा, कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपके सारे ऑप्शन देखोगे आप 7 से शुरू हो रहे हैं, 7500, 7200, 2700। तो मैं इसे कैसे सोचता हूँ, वहाँ पे मैं इसे कट नहीं करता क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। मैं इसको क्या करता, यहाँ पे 1 2 0 और लगा दो चाहे, मैं इसको 1040 से सीधा 7 टाइम डिवाइड कर लेता, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और 7 ही कम 7। तो जब इसे आप सोल्व करोगे ना ये हो जाएगा 28 और 28, तो जब सोल्व करोगे ये हो जाएगा 2 0, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है भाई, 10 में से 8 गया 2, और ये बच्चा कितना
7 में 2 हो गया 5, 5202 आ गया और बाद में दिख रहा है 2 जीरो आ जाएंगी ये। तो अभी देखो आप इसे 5 टाइम जैसे ही करोगे ना तो 5 चौक 20, यहाँ पे 20 बन जा रहा है, यहाँ पे 20 बन जा रहा है, 5 एकम 5, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 जीरो बाद में लग जाएंगे इसमें 7500 में, ठीक है। तो सीधा सा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7500। तो देखो ये मुझे साफ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, मुझे पता है मेरे जो ऑप्शन है वो 7 से शुरू हो रहे हैं, तो जैसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो मुझे क्लियर दिख जाएगा कि ये 75 टाइम कट रहा होगा, ठीक है। और कुछ जो थोड़ा बहुत परसेंटेज की जिस पे अच्छी कमांड होगी वो 4% निकाल के चेक कर सकता है ऑप्शन से भी, तब भी हो जाएगा ये, ठीक है। बट मैं बोलूंगा आप इसे ऐसे करो ताकि आपको टाइम कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। देखो यार ये इस तरह के सवाल मैं आपको जो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जैसे A रेशो B रेशो C पूछा है, आपको दे रखा है 7A 5B और 2C के बराबर है, तो यार ऑप्शन में से ना ABC की वैल्यू उठा के इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा दो, जहाँ सेट हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा ऑप्शन डी है यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है, 35। आप खुद देखो 7 ढाई 70, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70, यही सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर ऑप्शन डी, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। ये तरीके आपको आने पड़ेंगे भाई, अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें पूछा आपसे कि इसने बोला कि एक एडल्ट का जो टिकट का रेट है, एडल्ट का टिकट का रेट कितना रखा है 1600 रुपये रखा है, ठीक है। चाइल्ड का रखा है 1200 रुपये, लेकिन एक कंडीशन लगा रखी है कि 2 एडल्ट के साथ ना 2 एडल्ट के साथ एक चाइल्ड फ्री जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 3200 रुपये में 3 लोग चले जाएंगे, 3200 रुपये में ये लोग अब एक बात बताओ, इसने बोला कि ग्रुप जो है वो 23 एडल्ट का है और बच्चे कितने 10 बच्चे हैं। तो देखो 10 बच्चे अगर इनके साथ फ्री ले जाने पड़ेंगे तो 10 ग्रुप बनाने पड़ेंगे 2-2 एडल्ट के, तो यानी कि 20 एडल्ट और 10 बच्चे का जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी, वो एडल्ट के पैसों के बराबर आ जाएगी, यानी कि 1600 गुना 20 के बराबर आ जाएगा, यानी कि मैं निकालूँ तो 32,000 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने लोग चले गए अभी तक, 20 एडल्ट और 10 बच्चे चले गए। अब 3 एडल्ट और बच्चे, क्योंकि 23 का ग्रुप था, 23 का ग्रुप था ना, तो 3 एडल्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 1600 गुना 3, ये हो जाएगा 4800 रुपये और हो जाएंगे। तो जब इन्हें जोड़ोगे आप 0, 0, 8 और 6, ये हो जाएगा 36, यानी कि देखो आपका खर्चा कितना आया 36,800। लेकिन एक्चुअली में अगर ये छूट ना होती, अगर ये एक कंडीशन नहीं लगाते वो कि भाई 2 एडल्ट के साथ एक बच्चा फ्री है, तो कितना पैसा लगता आपका। तो देखो सिंपल सी बात है, निकाल लो पैसा। 23 एडल्ट हैं, एक एडल्ट का 1600 रुपये है, बच्चे कितने हैं 10 हैं, एक का 1200 रुपये है। जब इनको सॉल्व करोगे ये हो जाए 0, 0, 16 48, 4, 16 दूनी 32, 36,800 और प्लस 12,000। तो जब 12,000 इसमें जोड़ दोगे 36,800 में, तो ये हो जाएगा 0, 0, 8, 6, 2, 8, यानी कि आपके पैसे लगने थे 48,800, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट की वजह से आपके लगे 36,800। तो 48,800 में से 800 से 800 कट गया, 36,000, यानी कि 12,000 का मुनाफा हो गया। 12,000 का मुनाफा हुआ किस पे, 48,800 पे, क्योंकि इतना पैसा लगना था ना आपका। बात देखो, अब कुछ लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और मैं इसको कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो समझो, ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, 25 पॉइंट, 24 पॉइंट, 25 पॉइंट, 31 पॉइंट। देखो कैसे हम ऑप्शन से पहुंचेंगे बहुत जल्दी। देखो एक बात बताओ, 12,000 हुआ 48,800 पे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ 48,000 होता तो मैं इसे 1/4 लिख लेता, और 1/4 होता है 25% के बराबर लिख लेता। लेकिन आप सोचो नीचे 48,000 से ज़्यादा है, यानी कि जो नीचे नंबर आएगा वो 1 से सोल्व करोगे तो 12 चौक 48, 4 से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, सॉरी 4 से ज़्यादा आएगा, 1/4.1 या 4.2 समथिंग आएगा। और जब इसे आप डिवाइड करोगे 1/4.2, तो वो जो नंबर आएगा ना वो 25 से थोड़ा कम आएगा, 25 से थोड़ा कम आएगा। ऑप्शन चेक करो, 25 से थोड़ा कम पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, 24.59, यही हमारा आंसर है। तो देखो इस तरीके से आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको तरीके बताएं कैसे कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो। ये चीज़ आप तब सीखोगे जब आपको कमांड होगी, आप सीखो, आपको पता होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में करने कैसे हैं, ठीक है भाई। देखो सॉल्यूशन वोल्यूशन आपको बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें ट्रिक ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो लोग पेपर नहीं देते हैं उनको समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ही का नुकसान है इसमें, किसी और का नुकसान नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 61। देखो इसमें क्या बोला है उसने कि एक आदमी है जो 400 किलोमीटर ट्रैवल करता है। देखो समझो ध्यान से, ये 400 किलोमीटर का पूरा कोई डिस्टेंस है, तो वो आधा नहीं, मतलब उसने बोला कुछ पार्ट वो रेल से ट्रैवल करता है और कुछ पार्ट वो स्टीमर से ट्रैवल करता है। समझ में आया, ठीक है। अब अगर ऐसा टोटल करने में से जो टाइम लगता है वो 9 घंटे लगता है, 9 घंटे ज़्यादा लगता है स्टीमर से। देखो उसने क्या, अगर स्टीमर में से टी लगता है तो रेल में से T+9 लिखता है, ये मतलब है इसका, समझना ध्यान से, ठीक है। स्टीमर में ज़्यादा टाइम लगाता है तो स्टीमर में T+9 लगाएगा, रेल में T लगाएगा। अब आगे देखो क्या बोला,
अगर स्टीमर की वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे पूछा है कि स्टीमर से कितना डिस्टेंस चला, यानी कि ये जो डिस्टेंस जो स्टीमर से चला इसकी वैल्यू क्या है। देखो इस तरह क्वेश्चन में आप हमेशा कैसे, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस चला हुआ है ना वो कांस्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा, कांस्टेंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। कांस्टेंट फॉर्मूला कैसा, मतलब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता टाइम के, तो आप वो करके आसान हो जाता। लेकिन ये ऐसा सवाल नहीं है, इसमें आपको नहीं पता कि कौन डिस्टेंस कम चला है कौन ज़्यादा चला है, डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो देखो ऐसे सवालों कैसे करेंगे, देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है d/s, यही होता है ना, ठीक है जी। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की, तो d बराबर होगा t × s। तो देखो पहले वाले में देखो ये कितना टाइम चला, 70 किलोमीटर की स्पीड से t चला, प्लस ये कितना चला 30 × t+9 चला, और ऐसा करने से टोटल कितना चला 400 चला, यही है ना। सोल्व करो, ये हो जाएगा 70t, ये हो जाएगा 30t और ये हो जाएगा 270, ये बराबर किसके हो गया 400 के। देखो इन दोनों को मिला के 100t आ गया और इनको मिला के हो गया 130। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा 13/10, t कितना होगा 13/10। अभी एक बात बताओ मेरे को, इन्होंने क्या पूछा, डिस्टेंस कितना चला। आप एक बात बताओ, स्टीमर से डिस्टेंस चलने वाला ये वैल्यू है ना, स्टीमर से चलने वाली ये है ना ये, तो ये बताओ आप, अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 30 × t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3 + 9, तो ये जाएगा 10.3 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 103 × 3, सोल्व करोगे 3 × 9 0, 309 किलोमीटर, यानी कि 309 किलोमीटर वो स्टीमर से चला। ये सवाल था, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो ये मैंने कैसे पहचाना कि सवाल के अंदर आप और कुछ नहीं लगा सकते हो, यही तरीका आपको करना पड़ेगा। वो ऐसे पहचाना क्योंकि मेरे को पता चल गया कि जो डिस्टेंस चलने वाला है वो कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आया समझ में। ये देखो जब आप टाइम एंड डिस्टेंस करोगे ना अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। वो वीडियोस जब आएंगी तो प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से पता लगेगा ये चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखो इसमें बोला कि एक मिक्सचर के अंदर स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो जो पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्पिरिट है, यानी कि स्पिरिट की वैल्यू जो है वो 3 लीटर है, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालूं, एक की वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है, एक की 3 है तो 3 की 9 हो जाएगी, 6। तो क्या पूछा इसने, इसके अंदर क्या पूछा, तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बतानी है, तो स्पिरिट 9 लीटर हो जाएगा आंसर, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। देखो इसमें बोल रखा है कि x-3 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको क्या दे रखा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो आपको दे रखा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो आपसे क्या पूछा, बताइए x + y + z किसके बराबर होगा। तो यार जब अलजेब्रा की क्लास जो पढ़ी हुई है ना अभी, उसी में से सवाल है सीधा ये, लेकिन वो ये ना इतनी जहमत कौन उठाएगा उन्हें देखने के लिए, ठीक है। आपको तो ये लगता है कि बस ऐसे ही वीडियो डाल रखे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो जिनसे सवाल नहीं हुआ ना भाई, थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखो, इसमें कुछ नहीं करना था। x-3 का होल स्क्वायर, y-4 का स्क्वायर, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई कर पाएगी जब x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 4 हो और z की वैल्यू 5 हो। क्योंकि जब जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टा हाथ जो है वो सीधे हाथ के बराबर हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तीनों की वैल्यू मैंने निकाली, 4, 3, 7 और 5, 12, यही आंसर है, दोनों को ऐड कर दिया। तो डी ऑप्शन है इसका, 63 का डी, ठीक है। तभी सीखोगे भाई, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप वीडियोस देखोगे तब आपको पता चलेंगी कि कैसे चीज़ें हो रही हैं फटाफट। अलजेब्रा का जितना क्लास है ये तो कुछ भी सवाल नहीं था जो सवाल वहाँ करवा रखे हैं। नेक्स्ट देखो ये भी मैंने अलजेब्रा के दोनों क्वेश्चन ये भी टाइप करवा रखे हैं, इनफैक्ट इससे भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल वहाँ पे करवा रखा है, और एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बता रखा है। 2x + 1/3x की वैल्यू 5 दे रखी है और आपसे पूछा है 5x/6x² + 20x + 1 किसके बराबर होगा। मैंने तरीका बता रखा है कि ये जो 6x² + 1 है ना, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो ऊपर से। कैसे, जब इसे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके हो जाएगा 6x² + 1, ये 3x नीचे से इधर चला जाएगा 15x। तो देखो 6x² + 1 की वैल्यू 15x, यहाँ पुट करोगे 20x में जब 15x जोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा 35x और ऊपर 5x है ही, x से x कैंसिल, 1/7, 5 7 35, 1/7 आंसर आ गया डी, 64 का डी। आया समझ में। तो भाई जब देखोगे वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी जो पड़ी हैं अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में, तभी पता चलेगा ये सवाल कैसे फटाफट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो ये भी अलजेब्रा का सवाल है, इससे भी अच्छे लेवल का सवाल करवा रखा है वहाँ पे। a + b की वैल्यू 10 है, a b की वैल्यू 21 है, तो आपको बताना है a - b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यार साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 7 रख दो, यहाँ 3 रख दो, 7 और 3 10, यहाँ 7 और 3 7, एक कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि 7 - 3 का होल स्क्वायर पूछा है, 4 × 4 = 16, 16 आंसर हो गया।
अब ऐसे सवाल भी नहीं कर पाओगे। ये कब कर पाओगे ना भाई, जब वीडियो देखोगे प्रॉपर तरीके से, पता रहेगी कैसे करते हैं। ये वैल्यू पुटिंग मेथड की मैंने एक पूरी वीडियो डाली हुई अच्छे तरीके से, जब आप चेक करोगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा अलजेब्रा का, आप वहाँ से देखना। 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से आए हुए हैं और ये सब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये थोड़ा सा बेसिक सवाल है। देखो सवाल टफ नहीं आते, लेकिन पता होगा तभी कर पाओगे। ये आपको त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी, ठीक है जी। जी उसका सेंटर दे रखा है, तो ये त्रिभुज का जी सेंटर हो गया। तो ये बोला जो ए जी है ना वो बी सी के बराबर है। आपको क्या दे रखा है, ये जो ए जी है ना ये इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछा बी जी सी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा। देखो थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज ये मैं आपको क्या समझाता हूँ। देखो ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है जी। आप एक बात बताओ, अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल का एग्जांपल लिया है, इक्विलेटरल का, समझना ध्यान से। देखो ये अगर तीनों ए है तो ये पूरा एंगल 60 होगा, ये भी पूरा एंगल 60 होगा। और अगर ये 60 है तो ये है ना, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 60 है तो बीच वाला एंगल कितना हो गया, टोटल 180 होता है, तो ये 30 60 हो गया, ये 120 हो गया। तो बस यही पूछा था, 120 डिग्री। डी ऑप्शन है, 66 का डी। ये चीज़ आप तब समझोगे थोड़ा सा जब आपको एडवांस की क्लासेस चलेगी ना, ज्योमेट्री उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं आया तो थोड़ा छोड़ दो। जो बेसिकली दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है उन्हें ये इस टाइप का सवाल, तो देखो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पे ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था उठपटांग क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि एक लाइन का सवाल है। आपको उसमें पता होना चाहिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी, 3 त्रिभुज का जो 3 एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। 2 का आपने निकाल लिया, इसका 30, इसका 30, ये 30 आपने निकाल लिया, ये पूछा आपसे 60 डिग्री, वो 120 ही हो जाएगा आंसर। इसमें क्या था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं आएगा। देखो इसमें सवाल में क्या पूछा है, एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पे। अब सर्कल में क्या बोला कि जो सबसे बड़ी उसकी जीवा है, मतलब एक वृत्त में 5 रूट 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो ये मैंने मान लिया, जीवा मतलब अंग्रेजी में कोड बोलते हैं, वो उसके सेंटर पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेंटर ये हो गया, तो ये जो एंगल बनाती है ना ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो ये भी आर होगी, ये भी आर, तो ये आर, ये आर, तो ये क्या हो जाएगी, आपको पता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं इसे, पता है ना, ये सभी को पता होगा। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के हो जाएगा, वही मैंने किया है। तो हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर 5 × 25 = 50, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर, यानी कि r की वैल्यू ±5। तो आपसे रेडियस ही पूछा है मेरे हिसाब से, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या था इस सवाल में, अब आपको पता होना चाहिए भाई, ये बेसिक। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कितनी बार एसएससी में आ चुका है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा इसे। क्वेश्चन नंबर 68, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला सवाल आपका CGL में, CHSL में, CPO में, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आया। यही एक रीज़न था इस क्वेश्चन को इस पेपर में डालने का। तो आपको ये सब सवाल के आंसर भी पता होना चाहिए, प्लस बेसिक भी पता होना चाहिए कैसे मैंने किया है। देखो मैं एक तरीके से कोस को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ, कोस को मैंने C के हिसाब से लिखा हूँ, मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, C² प्लस C⁴ बराबर 1 दे रखा है। आपसे पूछा है 10 को मैं T लिखता हूँ, T² प्लस T⁴ पूछा आपसे क्या होगा। देखो इसे कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे लिख लो, 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो S² C², ये क्या हो जाएगा S⁴ C⁴। इसको फर्दर सोल्व करोगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, देखो इसी में मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, C⁴ बराबर 1 - C², तो C⁴ बराबर S² हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा। ये चीज़ें अगर नहीं पता होगी ना आपको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। 1 - cos² थीटा बराबर किसके होता है, sin² थीटा के। तो वही लिखा है मैंने, C⁴ बराबर जो हो गया S² के बराबर, यहाँ रिप्लेस कर दो। देखो ये मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, S² की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, अगर C⁴ S² के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ C² जो है वो S के बराबर है, यहाँ रिप्लेस कर दो, ये जगह S² C² की जगह S आ जाएगा, प्लस यहाँ S⁴, देखो यहाँ पे S⁴ रहने दो और C⁴ की जगह क्या आ गया S²। ये इस S से S गया, दिख रहा है, और इससे 2 पावर गई, तो मैं लिख सकता हूँ S प्लस S², क्या आ गया S प्लस S²। अब इस S की वैल्यू क्या है, C² है, और इस S² की वैल्यू क्या है, C⁴ है, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 है। तो देखो आपने इसे कन्वर्ट कर करके इसी के बराबर ला दिया,
और इसकी वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 भी 1 के बराबर होगा आंसर। ठीक है, याद भी रखना इसे। और कैसे आया ये मैंने आपको सिखा दिया, ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, देखो भाई यहाँ थोड़ा फास्ट कराना पड़ता है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी आपको, और आपको अगर एक्चुअली में सीखना है आराम आराम से तो जो वीडियोस अपलोड होती है उनको प्रॉपर तरीके से देखा करो, तभी स्पीड बढ़ेगी, तभी स्कोर होगा। स्कोर आप कर नहीं पाते और वीडियो आप देखते नहीं हो तो भाई कैसे इंप्रूव होगा? सिर्फ टेस्ट देने से थोड़ी इंप्रूव हो जाएगा, आपको देखनी पड़ेंगी सब चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोला कि एक 6 सेंटीमीटर का एक देखो 6 सेंटीमीटर का क्या दिया हुआ है, डायमीटर है, मतलब सॉलिड बॉल्स हैं कितनी, उनको मेल्ट करके एक न्यू सॉलिड बॉल में बनाया। तो जो देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है कि 1000 बॉल्स हैं, उनका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। तो इतनी सारी बॉल को मेल्ट करके ये 1000 है और एक बड़े वाली बॉल में बनाते हैं। तो बताइए इस बड़े वाली का डी क्या होगा, ये सवाल है। तो देखो वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर रख दो, तो 1000 पहले वाली का वॉल्यूम, देखो दोनों में 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मैं आपको बताऊं 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट होगा, दोनों में रहेगा। तो मैं कह सकता हूं छोटे वाली का आर का क्यूब बराबर जो होगा बड़े वाली के आर के क्यूब बराबर होगा। 4/3 पाई तो कट जाएगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं R/R का जो होल क्यूब होगा वो 1000 के बराबर होगा, कह सकता हूं। अब मुझे पता है बड़े वाली आर मेरे से पूछी है, छोटे वाली आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, उसका क्या है व्यास है, यानी कि उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3। तो R/3 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट करोगे 1000 का 10 आ जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 30। तो अगर R 30 है तो D बराबर इसका दुगना हो जाएगा 60, यही पूछा है। 60 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 का ये है डी ऑप्शन हो जाएगा 69 का। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखो यहाँ पे क्या पूछा है भाई, यार ये अब ये नहीं कर पाओगे आप, अलजेब्रा का सवाल है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे पता नहीं कितने सवाल आपको मैंने करवा रखे हैं। वीडियो अगर देखोगे ना 4 क्वेश्चन अलजेब्रा से आए हैं, जिसमें मैथ्स नहीं हो रहा है ना उसको डूब के मरने वाली बात है भैया। अलजेब्रा की अभी 5 वीडियो 4 वीडियो पड़ी है, सारे क्वेश्चन उससे आए हुए हैं सीधा सीधा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बना रखा, क्या बताया था, देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a³ - b³ बराबर क्या होता है a - b, a² + ab + b², ये बताया था। अभी देखो कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पे सीधा सीधा ये है x³ - 4 चौक 16 चौका 64, और ये हो जाएगा x - 4, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x² + 4x, और ये हो जाएगा +4 चौक 16। अभी कंपेयर कर लो अपने सवाल से, दिख रहा है ये पूरा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये 4 यहाँ पे पूरा आ गया, और आपसे पूछा किसके बराबर रखा हुआ है ऐसे, x³ - p के बराबर, तो ये x³ हो गया, और जो p है वो किसके बराबर है, p जो है वो 64 के बराबर है। तो p की वैल्यू पूछिए 64 आ जाएगी, 70 का c। ठीक है, 71 देखो सीधा सीधा फॉर्मूला था ये। देखो 71 में बोला कि 2 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, एक को 24 नंबर दूसरे से ज़्यादा मिले, तो मैं कह सकता हूँ ये इसको ए को जो है 24 नंबर ज़्यादा मिले दूसरे से। ठीक है, अब उसने बोला और उसके जो मार्क्स हैं, यानी कि ए के जो मार्क्स हैं वो 65% है, किसका, दोनों के सम का, a + b के। तो देखो यार जो बोला मैंने वो इक्वेशन बना ली। पहले क्या बोला उसने, a को इससे ज़्यादा मिले, तो मैं कह सकता हूँ a और b का जो अंतर है वो 24 के बराबर है। अब यहाँ सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 15, ये 20, तो मैं यहाँ से सोल्व कर लूँ, से हो जाएगा 20a बराबर हो जाएगा 13a + 13b। तो a इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 13 और 7, 7a की वैल्यू 13b के बराबर है, यानी कि a और b का अगर मैं रेशो निकालूं तो 13/7 आ जाएगा। तो 13 और 7 का अंतर क्या है 4, तो 4 की वैल्यू 24 के बराबर दे रखी है, 1 की वैल्यू 6 के बराबर। पूछा क्या है इसने पूछा उन दोनों के अंक कितने कितने होंगे। तो देखो 1 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 13 × 6 = 78 और 7 × 6 = 42, तो एक ने 78 अंक किया, एक ने 42 ने कुछ गलती कर दिया। अच्छा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 × 6 = 78, 13 और 7 ही आएगा ना, a/b 13/7। भैया इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 13 × 7 = 20, 13 और 7 का अंतर 6 और 6 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 1 की 4 आएगी ना, 6 की वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 1 की 4 के बराबर, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 चौका 52 और इसकी हो जाएगी 7 चौका 28, तो 52 और 28 आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो इसमें क्या बोला है कि 2 डिजिट के नंबर दिया हुआ है, यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे वो y है, ये यूनिट प्लेस पे है, और टेंस प्लेस पे जो दे रखा है वो 5 है। तो बताइए नंबर क्या होगा। तो देखो आपको पता है यूनिट पे तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा नंबर को, तो वो 50 हो जाता है। तो जो नंबर लिखेगा है वो 50 + y की फॉर्म में होगा।
ऑप्शन सी होगा 72 का सी, ये बेसिक सवाल था। ठीक है 73, देखो इस सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आजकल बहुत जगह आ रही है, मतलब एसएससी के तो हर पेपर में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसको सीख लो कैसे करते हैं। इसने बोला अगर ये नंबर पूरा पूरा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या पूर्णतः या कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, तो बताइए इसके खाली स्थान में कौन सा नंबर भरा जाए, मिनिमम पूर्णांक आना चाहिए। तो देखो 9 से नंबर डिवाइड होने वाला नंबर जो होता है ना, उसका जो अगर आप डिजिट सम निकालो तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं जोड़ करके सवालों कैसे करते हैं, ये जो नंबर लिखे हैं ना यहाँ पे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये जगह 8 5 13 3 16 4 20 3 23 और 7 30, 30 में x और जोड़ना है। अब आप एक बात बताओ, इसे पूर्णतः 9 से डिवाइड करने के लिए x अगर 4 मैंने रख दिया तो 34 हो जाएगा। 34 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 35 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर यहाँ x की जगह 3 रखूँ, 33 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 36 9 से डिवाइड होता है, 9 चौक 36, यस। तो x की वैल्यू 6 हो गई, सीधा आंसर। तो होगा 73 का डी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74। ये तरीका होता है इनको करने का। देखो इसने बोला ए ने किसी कार्य को 20 दिन में करा, बी ने किसी उसी कार्य को 30 में करा, बी कुछ समय बाद कार्य छोड़ के चला गया। तो अगर बचे हुए कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो देखो पहले 60 टोटल कार्य मान लिया, ये 20 या 60, इसको ये पर डे 3 काम करता है, 2 करता है। अभी देखो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए जो है वो 10 दिन में शेष कार्य करता है। तो मैं निकाल लूँ ए 10 दिन में कितना कार्य करेगा, ए 1 दिन में 3 करता है, 10 में 30 करेगा, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 30 घटा दो 30 बचेगा। अब इस 30 को दोनों मिलकर करते हैं, अगर 30 को दोनों करते हैं तो दोनों 3 और 2 5 काम करते हैं, तो 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन तक मिलकर काम करा होगा, उसके बाद बी भाग गया, तो 6 डेज आंसर होगा इसका। यानी कि बी कितने दिनों बाद छोड़ के गया, 6 दिन बाद। तो 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क की मैंने 2 वीडियो अभी डाली हैं, 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, अगर आप उन्हें भी देख लोगे ना तो इस सवाल को एकदम कर दोगे। इतना टफ सवाल नहीं है ये, अगर सिर्फ उन्हें भी देख लोगे तब भी काम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है आपको कि किस लेवल की चीज़। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लोग जिनसे ये सवाल नहीं हुआ उनको सोचना है कि यार हम कर क्या रहे हैं। ठीक है 75 देखो, इसमें क्या बोला उन्होंने कि एक साइकिल है जिसकी फेस वैल्यू 2000 रुपये है। देखो साइकिल का जो एमआरपी, फेस वैल्यू बोल दो या एमआरपी बोल दो, 2000 रुपये रखी हुई है। तो बंदे ने बोला कि मैं जब इसे बेचूंगा ना तो मैं इस पर एक तो 20% का सिक्वेंशियल, मतलब जो किसी को भी जो एक तरीके से जब बेची जाएगी ना ये, तो 2 क्रमवार बट्टों पे दी जाएगी। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट क्या है, 20% है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है, 10% है। और उसने एक बोला अगर कोई बंदा कैश लेके आता है, कैश रुपीस देगा, तो उसे 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, इसे ऑप्शन से जाओ। इसे देखो ऑप्शन से भी जाने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे समझाता हूँ, एक सेकेंड। आप क्या करो, इसे देखो यहाँ देखो, अगर मैं 2000 का 20% निकालूं तो 10% 200 होगा, 20% 400, यानी कि पहला बट्टा मिलने के बाद जो कीमत आ जाएगी वो हो जाएगी 1600। फिर देखो इसका 10% निकालूं तो 10% मतलब 1 0 घटा दो बाद वाली, 160 बचेगा। 160 होते 100 चलेगा, 1500, 1500 और फिर 40 और चले गए, तो कितना बच गया, ये बच गया 1440, ये बचेगा ना। अब देखो सपोज कोई कैश देने वाला है तो उसे 5% का और अतिरिक्त बट्टा दे दो। तो एक बात बताओ, 10% तो 144 होता है, तो 5% इसका आधा होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 और माइनस कर दो। सो 1440 में से जब आप 72 माइनस करोगे तो पीछे 8 सब में आ रहा है, सोल्व करके देख लो। 10 में 2 गए 8, 13 में 7 गए 6, 1368 रुपये इसकी कीमत होगी। बी ऑप्शन है इसका। बताओ सवाल में क्या था, कुछ नहीं है। आपको जैसे जैसे बोलता रहा ना अतिरिक्त बट्टा दे रहा है, तो जो बट्टा है ना वो सीक्वेंशियल वे में देना है। मतलब पहले आप उस पहले वाला परसेंटेज देके उसमें घटाओगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से घटाओगे, फिर जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें से घटा के चेक करोगे, जो भी आपका निकल के आएगा वही उसकी फाइनल वैल्यू होगी साइकिल की। इतने पे बेचता है। तो भाई ये आपका पूरा मैथ्स का पेपर था। अभी आप इसे पूरे पेपर को देखो और खुद असेस करो कि क्या आपने क्वेश्चंस को इतनी स्पीड से करा है। देखो मैं समझाने में हो सकता है आपको बहुत टाइम मुझे लग रहा हो, लेकिन जब आप एक्चुअली में जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये आप अडॉप्ट करोगे ना, तो आपको ये 25 क्वेश्चन करने में 25 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें। और मैं आपको फिर बताता हूँ भाई, जो सीरियस नहीं ले रहा है, देखो सीरियस आप लो, आप जब तक टाइम नहीं दोगे चीज़ों को जो अवेलेबल आपके पास हैं फिलहाल। सपोज मैंने ये चैनल पर अगर वीडियो डाल रखी है, आप उन्हें नहीं प्रॉपरली देखोगे तो आप सोचोगे एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको ध्यान से देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। आप ये तरीके सीखो, एक बार पेशेंस रखो, सीखो ये तरीके सारे आप, उसके बाद देखना आप टेस्ट में खुद इस तरीके से परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे मार्क्स आए जिनके, उनको बहुत अच्छा भाई, अच्छा किया आपने, कंटिन्यू रखो। अभी भी 70 नहीं अपना, जिनका 70 80 80 प्लस टारगेट करना है, 85,
और जो 60 के आसपास आ रहे हैं वो भी वेल एंड गुड, थोड़ा ट्राई करो कि 70 प्लस क्रॉस हो। और जो 40 के आसपास हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है अभी या जो थोड़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर वीडियो देखिए, असेस करिए कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत अपनी ज़्यादा करो कंपैरिजन टू अदर्स। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप स्कोर पे मैटर नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह डर के मारे टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। एटलीस्ट आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट सभी को देना है, चाहे नंबर 5 आए। मैं आपको फिर बताता हूँ, टेस्ट नहीं देखो, आपको अपनी गलती का नहीं पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका जब भी, उसमें परसेंटेज का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइम एंड वर्क, उसे कंप्लीट करते हैं।